साथियों मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं न्यू रावत डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की और अब तक जो हमने 28 मॉडल पेपर कर लिए हैं और आज हमारा जो है 29वां मॉडल पेपर होने वाला है। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं जीडी, ट्रेडमैन, सीएमपी और रिलेशन भर्ती, यानी ये जो हमारा मॉडल पेपर है ये चारों ही भर्तियों के लिए एकदम पर्याप्त होने वाला है। इसके अंदर हमारे दो भाग होने वाले हैं, एक होने वाला है जीके का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन और दूसरा विज्ञान का जिसके अंदर 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने के साथ। पहला है हमारे सामने कि जो पंचशील समझौता है किन देशों के बीच में हुआ था। भाई जो पंचशील समझौता है वो किस किस के बीच में हुआ था? ऑप्शन है रूस व चीन, भारत व चीन, भारत एवं पाकिस्तान या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि पंचशील समझौता जो है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1954 में 29 अप्रैल को। कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है, और ये जैसे ये पंचशील समझौता हुआ था उसके लगभग जैसे 54 से 6 और 2 लगभग 8 वर्ष बाद में जो है चीन ने धोखा दे दिया था और भारत पर आक्रमण कर दिया था और उस युद्ध के अंदर भारत की हार हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है कि भाई ये ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था कि हम एक दूसरे बॉर्डर पर नहीं आएंगे, बट जो है चीन ने ये धोखा दे दिया और लगभग 8 साल बाद में जो है भारत पर हमला कर दिया था और भारत उस युद्ध के लिए तैयार नहीं था क्योंकि हाल ही के अंदर 10-12 साल पहले तो भारत आजाद हुआ था, तो इतनी बढ़िया सेना नहीं थी वगैरह ना था, तो उस वजह से जो है भारत की उस समय हार हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। कब हुआ था पंचशील समझौता? 1954 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला है हमारे सामने कि देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी हुई है। देवधर ट्रॉफी जो है किससे जुड़ी हुई है? ए फुटबॉल, हॉकी, सी क्रिकेट और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राजस्थान के माउंट आबू के अंदर जो है दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन है हमारे सामने कि शांति निकेतन निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है। शांति निकेतन निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। अब ये क्यों संबंधित है? शांति निकेतन के अंदर जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय करके रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है एक कॉलेज बनाई थी, इसलिए ये रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। तो आपका ए ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ये कहां पर है शांति निकेतन? तो ये बंगाल के अंदर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है। ब्राजील जो देश है वह किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? तो ऑप्शन है आपके सामने चावल, बी कॉफी, सी चीनी और डी गेहूं। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो ब्राजील है वो कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक है या फिर निर्यात करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उबेर कप किस खेल से संबंधित है। जो उबेर कप है वह किससे संबंधित है? तो ये विश्व महिला बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है? विश्व महिला बैडमिंटन से है। आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला है हमारे सामने कि सर्जिकल स्ट्राइक सितंबर 2016 में हुई थी, तो उस समय भारतीय सेना का जनरल कौन था? तो वे थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जनरल दलबीर सिंह सुहाग जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो 2016 के अंदर हुई थी उस समय भारतीय सेना के जनरल थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला है हमारे सामने कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय मुद्रा किस नाम से जानी जाती है। जो हमारा बांग्लादेश है उसकी जो राष्ट्रीय मुद्रा है यानी कि जो उसकी मुद्रा है, करेंसी है, वो किस नाम से जानी जाती है? तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा जो है टका है। बांग्लादेश की अगर आपसे राजधानी पूछ ले तो वो ढाका है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ किस साल बना था। भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है तो वो कब बना था? तो ये बना था 1945 के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि IAEC का पूरा नाम क्या है। दोस्तों फुल फॉर्म संबंधित फिर से क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। तो IAEC का पूरा फुल फॉर्म होता है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हमारे सामने है
कि वायसराय जो होता है वो भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था। जब ब्रिटिश सिंहासन चल रहा था या ब्रिटिश राज था उस समय जो वायसराय था वो भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता था, वह करता था ब्रिटिश सिंहासन का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जो वायसराय होता था उस समय ब्रिटिश सिंहासन, यानी उस समय ये उस समय जो है वो राजा कहलाता था, मतलब राजा वाली उपाधि उसको दी जाती थी। तो वो ब्रिटिश सिंहासन का क्या करता था, नेतृत्व करता था या प्रतिनिधित्व करता था। ठीक है, अगला है हमारे सामने कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो वे थे डॉक्टर राधाकृष्णन। आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर आपसे राष्ट्रपति पूछ ले जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम अगर आपसे प्रधानमंत्री पूछ ले तो वे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला है हमारे सामने कि चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। दोस्तों चीन ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण करा था 1962 के अंदर, जिसमें भारत हार गया था। क्या करा था, भारत हार गया था। फिर 1965 में हमला करा था पाकिस्तान ने। उस समय तो कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन फिर वापस 1971 का जो मुठभेड़ हुआ था जिसके अंदर बांग्लादेश और वो हुआ था, बांग्लादेश आजाद हुआ था, तो उसके अंदर भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था। ठीक है, तो उस समय हमारे जनरल कौन थे, मानक शाह थे। वो भी अपने कल की क्लास में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक कल की क्लास को नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो सारे आपके टॉपिक क्लियर होते चलेंगे। अगला है हमारे सामने भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। भाई भाषाई आधार यानी लैंग्वेज, यानी कि बोली, यानी कि जो है वहां पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उसके आधार पर जो है एक अलग राज्य बना दिया गया है, यानी भाषाई आधार पर गठित एक अलग राज्य है। उसका नाम क्या है, तो वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भाई आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य है और ये बना था 1956 को। कब बना था, सॉरी 1 नवंबर 1956 को जो है आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी या गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने कि भारतीय संविधान की किस प्रस्तावना में समाजवादी व धर्मनिरपेक्ष, यानी जो हमारे भारतीय संविधान है उसकी कौन सी प्रस्तावना के अंदर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए थे, यानी दोनों शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था 42वां संशोधन 1976। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों इसी के साथ अपने 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर जीके के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपका कितना स्कोर रहा मुझे करके बताना कमेंट। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़ेंगे तो आगे आपके जो है साइंस के क्वेश्चन आने वाले हैं। साइंस का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है भाई कि किसी द्रव के क्वथनांक को कैसे बढ़ाया जाता है। भाई जो हमारा जो द्रव है उसका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट यानी जिस ताप पर पानी या कोई द्रव जो है उबलना स्टार्ट हो जाए उसे क्या कहते हैं, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो किसी अपने को द्रव है उसका जो है क्वथनांक बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो हम जो है उसके अंदर दबाव बढ़ा करके उस द्रव का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ऑप्शन आपके सामने है ओम इंटू सेकेंड, ओम इंटू मीटर, या सी ओम, या डी ओम बटा सेंटीमीटर। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओम इंटू मीटर जो है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबकीय है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है पारा, लोहा, सोना, चांदी। दोस्तों सोना चांदी के अंदर जो है लोहे की मात्रा नहीं होती है इसलिए वो चुंबकीय नहीं होते हैं। लोहा ऐसी चीज है जिसके अंदर चुंबक आसानी से चिपक जाती है तो इसलिए इसे चुंबकीय वस्तु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि विद्युत किस से उत्पन्न होगा। विद्युत जो है किस से उत्पन्न होगा, तो विद्युत जो है डायनेमो एक प्रकार का जनरेटर होता है जो कि विद्युत को उत्पन्न करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सी ऑप्शन आपका इसका राइट हो गया है। अगला है कि सोनार नामक यंत्र किस काम में आता है। जो सोनार होता है, सोनार नामक मंत्र, वो किस में काम में आता है। भाई सोनार एक पनडुब्बी के स्थान, जो पनडुब्बी पानी के अंदर तैरने वाली चीजों, पानी के अंदर तैरने वाले वाहन को कहा जाता है। आपने कई बार पिक्चरों के अंदर देखा होगा, एक बड़ा सा बक्सा टाइप होता है और वो पानी के अंदर जाता है और जो है अंदर उसके अंदर 4-5 लोग होते हैं, पानी के अंदर आसपास के अंदर पता लगाते हैं। अब जैसे पनडुब्बी कहाँ है उसका पता लगाने के लिए सोनार नामक यंत्र का यूज होता है। सोनार जो है सोनार रेडिएशन छोड़ता है, वो रेडिएशन से पता लग और
जो पनडुब्बी होती है उसके अंदर भी वो रखती है, फ्रीक्वेंसी रहती है, तो उससे पता लगाया जा सकता है कि पनडुब्बी किस स्थान पर है और उस जगह जाकर के उस पनडुब्बी को ढूंढा जा सकता है, उसकी लोकेशन को पता लगाया जा सकता है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला है हमारे सामने कि शक्ति का मापक या मात्रक क्या होता है, तो ये होता है जूल प्रति सेकंड एवं वाट, या तो जूल प्रति सेकंड होगा या फिर वाट होगा। आपका डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि छड़ चुंबक के मध्य चुंबकत्व कितना होता है। भाई जो छड़ चुंबक होती है, कुछ इस प्रकार की आकृति होती है उसकी, उसके अंदर जो चुंबकत्व होता है यानी कि उसके मध्य में चुंबकत्व कितना होता है, तो भाई वो 0 होता है, वहां पर कोई भी चुंबकत्व नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जी का मान अधिकतम कहां पर होता है। भाई जी का मान जो है सर्वाधिक कहां पर होता है, तो ऑप्शन आपके सामने है ए भूमध्य रेखा, बी ध्रुवों पर, सी भूपटल पर, या डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ध्रुवों पर जो है जी यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सर्वाधिक होता है, जी का मान 9.8 होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्न में से कौन सा आवेश रहित है। आवेश का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जो है माइनस का चार्ज होता है, किसका होता है, माइनस का चार्ज होता है। प्रोटॉन पर किसका चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, नील बटा नील होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। न्यूट्रॉन पर जो है किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है, तो ये लगभग 91 से 92% होती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि रिएक्टर स्केल में किसके मापने में कार्य आता है। जो रिएक्टर स्केल होती है उसका कार्य क्या होता है या किस चीज को मापने में उसको काम में लिया जाता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापने में रिएक्टर स्केल का या रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि ध्वनि तरंगों का विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को माइक्रोफोन कहा जाता है। जिस डिवाइस यानी जिस माइक से मैं अभी आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस माइक के अंदर मैं ध्वनि तरंगे दे रहा हूं और वो विद्युत तरंगों से जो है आपके पास में आ रही है और वीडियो की फॉर्म में, पता नहीं मैं यहाँ माइक में बोल रहा हूं और वो वायर के थ्रू आपके पास में आकर रिकॉर्ड हो रही है, तो इसे माइक्रोफोन कहा जाता है। छोटे छोटे माइक होते हैं या बड़े माइक होते हैं उन्हें ही जो माइक्रोफोन कहा जाता है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि माइक्रोफोन से ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ताप बढ़ने से ध्वनि का वेग जो है कम होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है बी ए बढ़ता है, बी घटता है, सी अपरिवर्तित रहता है, या डी घटकर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि भाई जो है ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग घट जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग का होता है। भाई प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस किरण में होता है। मैं किरण की बात करी, प्रिज्म के इस तरीके की आकृति होती है। अगर आपने 9वीं 10वीं क्लास के अंदर अगर पढ़ा होगा तो यहाँ पर कोई सूर्य की किरण आती है और प्रिज्म से टकराती है। ठीक है, प्रिज्म से टकराती है, यहाँ पर टकराने के बाद में 7 किरणें निकलती है। तो यहाँ पर लाल किरण कम विचलित होती है और एक इस तरीके का रंगों का फॉर्मेट बनता है विबग्योर नाम से। किससे बनता है, विबग्योर। क्या बनता है, विबग्योर बनता है। और यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड सॉरी। तो लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है और जो बैंगनी रंग होता है उसका सबसे अधिक होता है। ठीक है, मतलब ये विचलित सर्वाधिक होती है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि भाई प्रिज्म के लिए अधिकतम विचलन कोण किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है। भाई ट्रेकोमा रोग जो है आंख से संबंधित है। इस रोग के अंदर आपके क्या होता है, जो आंखें होती है उसके अंदर आपने कई बार देखा होगा कि आपकी आंखें कभी कभी पूरी तरीके से लाल हो जाती है। ठीक है, तो जो ये लाल लाल होता है तो इसके एक बीमारी को बोलते हैं, तो ये ट्रेकोमा बीमारी होती है, ट्रेकोमा रोग होता है जो कि आंख से संबंधित बीमारी होती है। ठीक है, तो भाई आज जो है हमने 30 क्वेश्चन करे। अच्छी क्लास हुई है। आपको क्वेश्चन कितने समझ में आए नहीं आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और जो है अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम और मिलेंगे कल 8 बजे।